डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में इतनी बाढ़ क्यों आ रही है? या फिर हम जो हमारा पर्सनल डेटा पहले यानी पुराने ज़माने में इतना ईजिली शेयर कर देते थे, वो अभी इतना ज़्यादा ईजिली शेयर क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू रॉक क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड राइट अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। डियर फ्रेंड्स, जो लोग आप में से नए जुड़ते हैं या जो स्टूडेंट्स या मेरे फ्रेंड्स जो नए जुड़ते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट इसके साथ साथ हम हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस पर भी फोकस करते हैं। बिकॉज मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि आप एकेडमिकली कितने भी अच्छे हो, बट ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी है वो भी ग्रूम होनी चाहिए। एंड इसी के लिए मैं आपसे हर रोज़ एक कोट शेयर करता हूँ। एंड आज का जो कोट है, इल्यूमिन योर इंटेलेक्ट विथ डिवाइन नॉलेज, देन विथ योर इल्यूमिनेटेड इंटेलेक्ट कंट्रोल द अनरूली माइंड। अब डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारा माइंड और इंटेलेक्ट जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं, एंड ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट वेज के अंदर काम करती हैं। अब आपका माइंड जो है वो एक आप कंट्रोल में नहीं होता है, बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब कोई हार्डशिप नहीं है इसके बारे में, बट इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक इंटेलेक्ट की, जिसमें एक अच्छी खासी जो डिवाइन नॉलेज है वो हो। बात करूँ आपको एग्जांपल दूँ डियर फ्रेंड्स का, तो एक एग्जांपल होता है कि आप कोई जंक फूड जब देखते हैं तो आपका माइंड कहता है कि खा ले यार कुछ नहीं, बट आपका जो इंटेलेक्ट है वो कहता है कि नहीं, अगर खाया तो इट्स अनहेल्दी। वही बात करूँ अगर पढ़ाई की, तो आपको लगता है कि 10-15 मिनट और सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेता हूँ, वही आपका जो इंटेलेक्ट है वो कहेगा कि नहीं, एग्ज़ाम पास में पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसे दो चीज़ें होती है। अगर आप अपना इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इस केपेबल बन जाएंगे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट तरीका है डियर फ्रेंड्स कि आप अपने माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें डिवाइन नॉलेज भरे जिससे आपका जो माइंड है आपके कंट्रोल में है। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं, बहुत सारी है, आप कोई सी भी जो सेल्फ हेल्प बुक्स है वो पढ़ सकते हैं। या मैं बात करूँ कि इसके अलावा जो आप रिलीजियस बुक्स होती है वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा जो आपको इंटेलेक्ट है वो ट्रेन होगा इससे। अच्छा जो कंटेंट है वो कंज्यूम कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं तो ऐसा कुछ इररिलेवेंट चीज़ें मत देखिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप टाइम पास के लिए भी चला रहे हैं ना, मैं ये आपको ये नहीं करूँगी कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप चलाइए, बट ऐसा कुछ कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो आपको आपके गोल की ओर ले जाने में मदद करे। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे एंड आपका जो माइंड है उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएँ, बट विथ रेगुलर प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप अपने इंटेलेक्ट को थोड़ा और ज़्यादा इल्यूमिन कर सकें विथ डिवाइन नॉलेज ऑफ बुक्स, ऑफ रिलीजियस बुक्स या अलग अलग जो कंटेंट होता है उससे अगर आप कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो इंटेलेक्ट है वो बिल्कुल इम्प्रूव होगा एंड आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में आएगा। विद दैट सेड फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कोट समझ में आया होगा एंड आप प्रैक्टिस करेंगे अपने माइंड को थोड़ा और अपने कंट्रोल में लाने की। एंड नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस आज का जो सवाल है कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के अंदर हिमालय की कुछ माउंटेन रेंजेस है। आपको डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स का आप में से पता होगा कि कौन कौन सी रेंजेस है, बट एक प्रॉपर जो ऑर्डर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको पता है प्रॉपर ऑर्डर तो दैट्स ग्रेट, आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहीं अगर आपको कोई भी या किसी भी रेंज के बारे में बात मालूम नहीं है तो अच्छा होगा कि आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें। रिसर्च करने से होगा क्या डियर फ्रेंड्स कि आपको एक तो पता चलेगा कि कौन कौन सी रेंजेस है, प्लस आप उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन का उसके अंदर लर्न कर पाएंगे एंड ये आपको मदद करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, देन उसके बाद में अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ स्टिक कीजिए। जब आप कोई भी आंसर या कोई चीज़ जो आप लिखते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप उसे लॉन्गर ड्यूरेशन तक रिटेन करते हैं। तो ऐसे ही जस्ट रिसर्च करके भूल जाने से अच्छा है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, कॉपी पेस्ट ही कर दीजिए। अगर आपको तो टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो उससे होगा क्या कि आपको एक आइडिया रहेगा या फिर आपको इस चीज़ के बारे में लॉन्गर ड्यूरेशन तक पता चलेगा कि मैंने ये चीज़ लिखी थी एंड आई रिमेंबर दैट। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जो है आर्टिकल्स का। आज है 17 अक्टूबर एंड आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, द इंडियन हिमालयन रीजन नीड्स इट ओन EIA। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है डियर फ्रेंड्स, ये एक टर्म दी गई है थ्रू UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। इसके द्वारा EIA
पे डिफाइन किया गया कि कुछ ऐसे असेसमेंट है जिनके द्वारा जो कोई भी प्रोजेक्ट किसी एरिया में लॉन्च किया जाता है तो उसके पहले कोई भी जो उससे रिलेटेड हार्मफुल डिस्ट्रक्शंस या फिर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं उस एरिया के अंदर, उनके बारे में बताया गया है। तो UNEP प्रोग्राम टू असेस द इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन। अब कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, मान लीजिए कोई सड़क बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है या कोई रेलवे लाइन बनानी है, तो उसको बनाने से पहले एक कुछ ऐसे असेसमेंट की जाए उस एरिया के अंदर जिससे पता चले कि अगर वो बिल्डिंग या फिर वो प्रोजेक्ट तैयार किया गया तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। इसको ही बोला जाता है EIA। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग वेरियस प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव्स, प्रेडिक्टिंग द एंड एनालाइजिंग इन्वायरमेंटल रिप्रिकॉशंस एंड डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। अब ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज होंगी, कुछ ऐसे एनालिसिस होगा जिसके कारण पता चलेगा कि कैसे एक प्रोजेक्ट जो है वो इन्वायरमेंटल को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। एवोल्यूशन ऑफ EIA इन इंडिया। अब हमारे भारत देश की बात करें दोस्तों तो हमारे यहाँ पे 1976 और 77 के अंदर जो प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था और बताया गया था कि कैसे असेसमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स फ्रॉम एन इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। अब उस समय पे एक जो सिंगल प्रोजेक्ट था उसको लेकर बात की गई थी कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि एक छोटा रिवर वैली प्रोजेक्ट था उसके अंदर इस EIA को इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चीज़ को और बढ़ाया गया एंड द प्रोसेस हैज अंडरगोन मल्टीपल अमेंडमेंट्स लीडिंग टू द EIA 2006 नोटिफिकेशन। अब इस चीज़ को उस समय की बात करूँ 1976 की बात हो दोस्तों, तो उस समय पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। उस समय पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था कि अगर हम ये छोटा सा रिवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके कारण इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ों के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया थोड़ा और इसके अंदर अमेंडमेंट्स लाए गए एंड इसके बाद जो है 2006 के अंदर एक फाइनल ड्राफ्ट पैदा हुआ। अब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था EIA का 2006 में। अब इतने सालों से हुआ क्या फ्रेंड्स कि फ्रॉम 1976 टू 2006 चीज़ें जो है काफ़ी चेंज हुई। उस समय पे एक जो EIA है यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इसके अंदर बताया गया था कि ये पॉइंट्स हैं, मतलब एक जो स्मॉलर एरिया है, बिकॉज उस टाइम पे इतनी कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ऐसा कुछ डेटा नहीं था, तो उस समय पे जो छोटी मोटी चीज़ें की थी उन्हीं सबको एड्रेस किया गया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी, जैसे डेटा कलेक्शन बढ़ता गया, तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाया गया EIA के अंदर और फाइनली 2006 के अंदर इसको एक डिसेंट्रलाइजेशन का जो टैग है वो दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी एरिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कम करके जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका रोल को बढ़ाया गया। यानी कि अगर कोई EIA पास करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी उस EIA को पास कर सकती है। यानी कंसर्न स्टेट जो है, यानी किसी स्टेट में अगर कोई बनाना है तो स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो भी उस EIA को पास कर सकती है। हाउएवर इट हैज़ बीन अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स कंसर्न विद द ड्राफ्ट 2020। अब 2006 के बाद में 2020 तक ये चीज़ चली। देन 2020 के अंदर एक नया लॉ लाया गया। द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन ऑफ 2020 was criticized for being perceived as pro-industry and compromising ecological concerns। अब क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती है दोस्तों, तो 2020 के अंदर जब ये EIA का ड्राफ्ट आया तो इसके पे आरोप लगे कि ये जो 2020 का ड्राफ्ट है इसके अंदर चीज़ें जो है वो प्रो इंडस्ट्री है और कॉम्प्रोमाइजिंग जो कर रही है वो इकोलॉजिकल कंसर्न को कर रही है। कहने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि 2020 के अंदर जब ये लॉ आया था, यानी कि इसको जब दोबारा ड्राफ्ट किया गया, तो EIA का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि इस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो उन सभी चीज़ों को मिनिमाइज किया गया और 2020 का जो जी ड्राफ्ट था उसके अंदर बताया गया कि ये एक प्रो इंडस्ट्री है। यानी कि अगर हम आज EIA इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो इससे कुछ खासा असर पड़ेगा नहीं, यानी कि इसका EIA का जो असर है वो नहीं रहेगा क्योंकि एक प्रो इंडस्ट्री है, मतलब जो प्रोजेक्ट है उसका प्रो है। इसका प्रो का मतलब आपको ईजी लैंग्वेज समझाता हूँ डिफरेंस। जो भी इंडस्ट्री यानी कि जो भी प्रोजेक्ट बनने वाला है उसको ध्यान में रख के बनाया गया था, ना कि EIA को लेकर। तो ऐसे में जो इकोलॉजिकल कंसर्न है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे ही, बिकॉज EIA जो है वो इन्वायरमेंट को लेकर है, लेकिन इन्वायरमेंट की कोई बात हो ही नहीं रही है, बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ जो प्रोजेक्ट है उसकी। एंड आगे बात करूँ तो रोल ऑफ EIA, तो EIA इफ यूज्ड diligently could be a potential regulatory tool for promoting sustainable development in India। अब अगर EIA को 2020 के टाइम पे या अब की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर इसको डेलीगेटली
सरकार यूज़ करे, पोटेंशियल इसका यूज़ किया जाए, तो डेफिनेटली ये एक गेम चेंजर हो सकता है। ये मदद कर सकता है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको अचीव करने में। बिकॉज अगर कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर हम उसकी पहले से ही पता लगा लेंगे क्या क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं इसके एनवायरनमेंट पे, तो जो हम होने वाले जो डैमेज है उसको रोक सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए सरकार ने खूब, यानी कि अगर कोई 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, अगर वो सरकार ने कोई नेग्लिजेंस के कारण वो बना भी देती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या कि माउंटेनियस एरिया के अंदर जब कोई बाढ़ आएगी या कोई अर्थक्वेक आएगा या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आएगी, उसके कारण वो जो प्रोजेक्ट बना है वो डेफिनेट डैमेज होगा। तो उससे हुआ क्या, एक तो फंड्स का जो है वो वेस्टेज हुआ, प्लस उसने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया हमारे एनवायरनमेंट को। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू EIA। कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स बताया गया था कि 2006 के अंदर जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि माइनिंग है, पावर जनरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, तो इन सभी के अंदर अलग अलग EIA को इन्वॉल्व किया जाएगा। अब अगर कहीं पे माइनिंग करनी है या फिर कहीं पे कोई पावर जनरेशन का प्लांट लगाना है, तो इसका ये तरीका नहीं हो सकता है कि इन सब का एक ही इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली इन्वायरमेंट के ऊपर। हर एक प्रोजेक्ट का अलग इम्पैक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट पे। माइनिंग का कुछ और होगा, पावर जनरेशन का कुछ और होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कुछ और होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट को जो है कैटेगराइज किया गया था। बात करूँ नेग्लेक्ट ऑफ हिमालयन रीजन। अब हुआ क्या है दोस्तों कि जब 2006 या 2020 के अंदर जब ड्राफ्ट लाया गया था, तो उस समय पूरे देश के लिए एक ही तरीके का EIA इम्प्लीमेंट किया गया था। अब इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया गया कि हर जगह जो है जोग्राफी अलग है। साउदर्न जो रीजन है उसमें जोग्राफी अलग है, वेस्टर्न अलग है, ईस्टर्न अलग है, एंड नॉर्दर्न जो जोग्राफी है वो बिल्कुल अलग है। कैसे हर जगह पे एक ही तरीके का EIA हम लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह की जोग्राफी अलग है। अगर प्लेन एरिया में कोई सड़क बनानी है तो इट इज़ क्वाइट ईजी, लेकिन वहीं बात करें अगर वो चीज़ पहाड़ों में बनानी है यानी हिमालयन रीजन में बनानी है, तो उसके एक अलग डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इस चीज़ को नेगलेक्ट किया गया था उस समय पे, एंड बताया गया था कैसे कि हिमालयन रीजन इज़ यूनिक वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड सीस्मिक एक्टिविटी। देयर इज़ नो सेपरेट सेट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट इन दिस एरिया। अब ऐसे समय पे कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स थे, उनको लेकर कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया था, एंड सभी जो फिजिकल या जोग्राफिकल एरियाज हैं उन सभी में एक ही तरीके का EIA लॉन्च किए गए थे। नीड फॉर डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट। अब ज़रूरत तो बिल्कुल है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि एक तरीके से जो प्लान बनाया गया तो हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। द आर्टिकल हाईलाइट दैट द इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम यूजेस अ ग्रेडेड अप्रोच फॉर डिफरेंशिएटिंग रिस्क मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट वैल्यू एंड सेंसिटिविटी बीइंग इम्पैक्टेड। अब क्योंकि जो माउंटेनियस एरिया है वो ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक्स को लेकर, फ्लड्स को लेकर एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ऐसे में ज़रूरत है कुछ ऐसे पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंट करने की EIA के अंदर, जिसके अंदर एड्रेस करे अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस को। एब्सेंस ऑफ नेशनल रेगुलेटर। अब ऐसे समय पे बताया गया कि नेशनल लेवल रेगुलेशन जो है EIA के वो बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे सब जगहों के लिए एक सिंगल EIA बनाया गया था। एंड द प्रोसेस ऑफन रिएक्ट्स टू डेवलपमेंट प्रपोजल इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिवली असेसिंग देम। Box ticket approaching. In many cases, EIA conducted as a mere formality rather than a thorough evaluation, further undermining its effectiveness. बिल्कुल अगर इस चीज़ को थोड़ा और सीरियसली लिया जाता तो डेफिनेटली जो हम देखते हैं ना कि कैसे ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं, रोड्स कोलैप्स हो रही है, बिल्डिंग्स जो है वो बाढ़ में बह जा रही है, तो ये सभी इंसिडेंट रोके जा सकते थे अगर सरकारें जो है या फिर जो अथॉरिटीज़ है, कंसर्निंग अथॉरिटीज़, वो थोड़ा और ध्यान देती एंड डिफरेंट EIAs इम्प्लीमेंट करती। तो स्पेशल पॉलिसी फॉर IHR। अब इंडियन हिमालयन रीजन जो है बिल्कुल उसकी ज़रूरत है एक अलग से स्पेशल पॉलिसी बनाया जाए। पॉलिसी मेकर शुड कंसिडर टूल्स लाइक स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट दैट अकाउंट फॉर कल्मिनेटिव इम्पैक्ट्स टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह की जोग्राफी अलग है, तो एक स्पेशल पॉलिसी तो बनानी ही पड़ेगी। Thank you, pardon your words. तो ये था आज का पहला आर्टिकल डिफरेंस। नाउ लेट्स मूव वर्ड जो हमारा सेकंड आर्टिकल है आज का, कन्फ्रंटिंग द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस चीज़ को लेकर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है दोस्तों, बट मैं आपको आज एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूँगा। क्या राइटर है उनका कहना है कि कैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक लॉन्ग टर्म के अंदर रिस्क पैदा कर सकती है। नो डाउट ये हमारी मदद करती है बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज की डेट में एक
मस्ट हो गया है हर इंडस्ट्री में, बट कैसे ये लॉन्ग टर्म के अंदर एक फीजिबल थिंग नहीं है। इवॉल्विंग परसेप्शंस की लेके बात करें डियर फ्रेंड्स, कि कैसे हम पहले जो यानी कि पहले के टाइम पे हम कैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो विदाउट ए रिस्क शेयर कर दिया करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आज का जो, जैसे मैं बात करूं कि हम बात करते हैं ना फ्यूल की, तो मॉडर्न डे फ्यूल है डेटा। अगर किसी कंट्री के पास किसी दूसरी देश का या एनिमी देश का अगर डेटा है तो डेफिनेटली अपर एज है एंड दे विल डिस्ट्रॉय द होल कंट्री इन फ्यू सेकेंड। तो ऐसा जो कहते हैं ना सर्किल या फिर ऐसा कुछ बनाया गया है जिसके कारण हम जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते हैं, बट क्योंकि ये एआई का जो ज़माना है इसके अंदर हमें देना पड़ता है डिफरेंट एक्सेस टू आवर स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर्स। आपने देखा भी होगा कई बार कि जब आप नया स्मार्टफोन या कुछ नया डिवाइस पे लॉगिन करते हैं या लेते हैं तो वो अलग अलग तरीके की परमिशंस आपसे मांगता है, कि कैमरा परमिशंस हो गई या माइक परमिशंस हो गई या गैलरी की जो परमिशंस हैं वो मांगता है। तो ऐसे में जो साइबर अटैक्स हैं उनका खतरा बिल्कुल बढ़ जाता है। इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म रिस्क की बात की गई है ऑथर द्वारा, बताया गया कि कैसे जो इमीडिएट रिस्क है वो तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क जो है उनको लेकर भी सतर्क रहने की हमें ज़रूरत है कि कैसे ये एआई जो है लॉन्ग टर्म के अंदर ह्यूमन जो एथिक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। कंसर्न्स अबाउट एआई एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों तो युवल नोहा हरारी जो हैं, अब ये एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं अमेरिका में, तो इनका कहना है कि कैसे जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मर्जिंग एआई एंड बायोटेक्नोलॉजी, अब कैसे अगर हम एआई को, हमने देखा ना कैसे कि जो एआई है वो हॉस्पिटल्स के अंदर या मेडिकल फील्ड में डे बाय डे इंट्रोड्यूस की जा रही हैं बाय डिफरेंट लेवल्स। तो ऐसे में अगर विच कुड मैनिपुलेट ह्यूमन इमोशंस एंड डिज़ायर फंडामेंटली अल्टरिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो अगर धीरे धीरे ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती गई, यानी एआई का यूज़ अगर और बढ़ता गया ऐसे कुछ क्रिटिकल फील्ड्स के अंदर जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, तो ह्यूमन इमोशंस का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा एंड जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उस पर बिल्कुल एक सवाल खड़े हो जाएंगे। चैलेंजेस इन इंश्योरिंग एआई सेफ्टी। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके साथ साथ कि हमें एआई की जो सेफ्टी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली दोज क्रिटिकल टू एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंसर्न बट डिस्टर्ब दीज वाइटल सर्विसेज अफेक्टिंग सोशल वेलबींग। अब हम देख रहे हैं कि कैसे हर जगह पे एक एआई का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, लेकिन जब मैं बात करूँ कि हमारी जो डेली नीड्स हैं जैसे वाटर हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऐसा नहीं कि ये दोनों चीज़ें या फिर इनके अलावा भी जो बाकी चीज़ें हैं वो एआई से छुपी हुई हैं, बट एआई जो है हर जगह यूज़ हो रहा है। लेकिन कहीं पे अगर एआई फेल हो गया तो ये जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो पानी है या इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसमें कोई डिस्ट्रप्शन आ गया तो डेफिनेटली ये अफेक्ट करेगा हमारे सोशल वेलबींग को। आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट या टर्मिनेटर मूवी आपने देखी होगी, तो कैसे एक मशीन जो है वो हमें शुरुआत में लगता है कि डेफिनेटली एक गेम चेंजर है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब जो एक हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है कि कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है, वो जब वो ह्यूमन के अगेंस्ट कम करना शुरू कर देती है तो डेफिनेटली एक बिग लेवल पे डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ज़रूरत है अभी से कि हम इन सभी चिंताओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, यानी कि जो सरकारें हैं या साइंटिस्ट जो है उन सभी चीज़ों पे ध्यान दें, एंड हम आम लोग भी जो है या फिर जो आम जनता है उनको ध्यान देना पड़ेगा कि हर जगह पे एआई काम नहीं करने वाला है, वी हैव टू बी ह्यूमन डिपेंडेंट एज वेल। अब ये फ्रेंड्स आपसे बात करूँ आगे की, तो कैसे हम देख रहे हैं ना कि एग्जिस्टेंशियल रिस्क तो है ही, बट उसके साथ साथ में मैनिपुलेटिंग क्रूशियल सिस्टम्स और कॉजिंग एक्सटिंक्शन इज कंसिडर्ड अ मेजर एग्जिस्टेंशियल रिस्क। इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनिंग एआई विद यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ह्यूमन वैल्यूज़। अब हमें ज़रूरत क्या है कि कुछ ऐसे एआई की, अब नो डाउट जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो प्रोफेसर्स हैं या फिर जो भी एआई को इंजीनियर्स हैं वो बनाते हैं तो बिल्कुल ह्यूमन काइंडनेस के लिए ही बनाते हैं या फिर ह्यूमन को जो यूज़ है या फिर हमारे जो काम है उनको आसान करने के लिए बनाते हैं, बट एक ज़रूरत है कुछ और ज़्यादा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की, कि ऐसे ही नहीं कि आप बना रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड, अच्छा है कि हम इसको यूज़ भी कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी को, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी हमें कहीं ना कहीं मदद भी करती है, बट इसका क्या सदुपयोग हो पा रहा है, द क्वेश्चन इज़ दैट। लेकिन हम बात करते हैं कि जब एआई, यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि कैसे रोबोट मूवी में जो रोबोट था वो कैसे ह्यूमन डिज़ास्टर में बदल जाता है, तो वैसे ज़रूरत है कि ऐसे कुछ इम्प्लीकेशंस आगे इन फ्यूचर ना हो। तो लैक ऑफ ग्लोबल यूनिफाइड अप्रोच को एक कारण बताया गया है कि कैसे अलग अलग रीजन्स जो हैं या अलग अलग देश जो हैं वो इसके अंदर बटे हुए हैं। कुछ देशों का कहना है कि जो
स्टिल जो रनिंग टाइम अभी जो चल रहा है यानी कि एआई के अंदर, यानी एआई इंडस्ट्री के अंदर जो भी चल रहा है इट्स वेल एंड गुड, बट कहीं जो दूसरे कंट्रीज है उनका कहना है कि बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि टोटल डिपेंडेंस जो एआई पे वो बिल्कुल सही अच्छी बात नहीं है। While some countries have passed AI related laws, there is no coherent international action. अब ऐसे में होगा क्या कि डिफरेंस, कुछ देश जो हैं वो प्रो एआई हो जाएंगे एंड कुछ हो जाएंगे एंटी एआई। तो ऐसे में जो डिवाइडेंड है वो पैदा हो जाएगा एंड कोई अगर एक देश भी इस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाता है, यानी कि अगर एआई जिस तरीके से चलता आ रहा है उस चीज़ को अगर कंटिन्यू रखता है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है। इसका एक एग्जांपल दिया गया कि कैसे यूरोपियन यूनियन जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है अगेंस्ट एआई। तो हाल ही के अंदर हुआ क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ लॉज या कुछ ऐसे एक्ट्स पास किए हैं जिसके अंदर जो रिस्क बेस्ड अप्रोच है उसको अपनाया गया है इन एआई। दिस अप्रोच में ओवर सिंप्लीफाइड द असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड ओवरलुक्ड इनडायरेक्ट रिस्क। अब ऐसा हुआ क्या है कि जो एआई का जो यूसेज है उसको लेकर कुछ लॉज यानी कि कुछ रूल्स सामने रखे हैं यूरोपियन यूनियन ने और बताया कि कैसे एआई को ऐसे ही ओवरलुक नहीं किया जा सकता एंड एक स्टैंडर्ड जो वॉच है यानी कि स्टैंडर्ड एक नज़र है वो बिल्कुल रखी जाएगी एआई के ऊपर। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर अलग अलग देश के जो साइंटिस्ट हैं वो साथ में आते हैं एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू या टेक्नोलॉजी जो वो एक साथ रखते हैं तो बिल्कुल एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी हम या फिर साइंटिस्ट जो है बिल्कुल बिल्डअप कर सकते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए रिलायबल होगी, ह्यूमैनिटी के लिए रिलायबल होगी एंड आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन को मदद करेगी, ना कि एक जो डिस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो पैदा करेगी। द आर्टिकल एम्फसाइजेस द नीड फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू मिटिगेट लॉन्ग टर्म एआई रिस्क। जो लॉन्ग टर्म रिस्क हैं उनको कम करेगा बिल्कुल अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है। तो अनरेगुलेटेड एआई डेवलपमेंट इन वन कंट्री कैन लीड टू मिस अलाइनमेंट विद ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स, पोटेंशियल डिस्टेबलाइजेशन, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब जैसा कि आपको देश में पता है कि कैसे एक चाइना के अंदर जब पैदा हुआ था कोरोना वायरस तो कैसे धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया था। तो वैसे ही अगर एक कंट्री भी अनरेगुलेटेड एआई को डेवलप करती है या फिर उसके पे स्टिक रहती है तो कैसे वो ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स है उनको लो करती है, उनके अगेंस्ट जाती है, वहीं पोटेंशियल जो देखते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करेगी। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सारे देश जो है एक साथ आएँ, किसी भी देश को पीछे ना छोड़ा जाए, यानी कोई भी देश जो है वो लेफ्ट बिहाइंड ना रहे। सभी देशों को एक साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा टूवर्ड्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बात करूँ मिलिट्री एआई की तो वही मेरे दिमाग में जो याद आता है बेस्ट एग्जांपल वो कैसे कि जो रोबोट बनाया गया था वो एक मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था, बट आगे जाके हमने देखा कि कैसे वो एक थ्रेट पैदा करता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग रिस्क लाइक एसोसिएटेड विद मिलिट्री एआई, एस्टेब्लिशिंग ग्लोबल नॉर्म्स फॉर एआई इन वॉरफेयर। अब हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग कंट्रीज़ ने जो है वो एक अलाइंस बनाए हुए हैं कि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे या केमिकल वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे कुछ अलाइंस या ऐसे कुछ बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो हमने देखा कि कैसे रशिया जो है इससे पीछे भी हट रहा है, बट ज़रूरत है कि जैसे हमने बनाया है ना कि कैसे न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करेंगे, थ्रेट्स नहीं देंगे या फिर हज़ार्डियस जो केमिकल वेपन्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे, तो वैसी ज़रूरत है कि एआई को हम मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर यूज़ ना करें। यानी अलग अलग कंट्रीज़ आ रहे एक साथ, यूएन की जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आ गई, ये प्रण लेती है कि हम सभी एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे वॉरफेयर के अंदर। तो एक फेयर एंड जो कहते हैं ना गेम जो होगा वो एक फेयर लेवल पे लड़ा जाएगा, ना कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पे। तो बिल्कुल ज़रूरत भी है हमें कि हम ग्लोबल नॉर्म्स को अपनाएं एआई वॉरफेयर के अंदर एंड जो एग्जिस्टिंग थ्रेट्स हैं उन सभी को हम एलिमिनेट करें। द इम्पोर्टेंस ऑफ चॉइसेस टुडे, आज बिल्कुल चॉइस है पूरे दुनिया के पास में कि वो कैसे एआई को देखते हैं। बिल्कुल हमें और आपको, हम सबको पता है कि कैसे एआई एक रेवोल्यूशन है आज की दुनिया में, बट इस रेवोल्यूशन का गलत उपयोग भी बहुत जल्दी हो सकता है। तो ज़रूरत है कुछ ऐसे रेगुलेशंस की टूवर्ड्स जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं या फिर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कुछ ऐसे स्टेप्स ज़रूरी हैं जो एआई का एक एथिकल यूज़ समझा सके, हमें कुछ ऐसे यूसेज जो है इसके किए जा सके ताकि इन फ्यूचर ऐसे कोई थ्रेट पैदा ना कर दे जो अनकंट्रोलेबल हो ह्यूमन हैंड्स के। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बना तो दिया है एआई या रोबोट्स कुछ ऐसे बना तो दिए हैं, बट नियर फ्यूचर हम देखेंगे कि कहीं वो ऐसे थ्रेट्स पैदा ना कर दें जो ह्यूमन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया। हमने देखा ना कि कैसे, अब बेस्ट एग्जांपल मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना बार बार कि रोबोट मूवीज है, इसके बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे एआई का गलत उपयोग कर सकते हैं।
तो कैसे वो बिल्कुल डेंजर बन गया था ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेकर, तो वैसे ही AI जो है वो सेम है बिल्कुल। आप बिल्कुल इसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर इसको एथिकल नहीं बनाया गया तो इन फ्यूचर एक कल्पना ही नहीं है दोस्तों, एक रियलिटी बन सकती है। बिकॉज जैसा आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि हर जगह AI का दबदबा है, या फिर AI का जो एक जाल है वो हर जगह फैला हुआ है। तो ज़रूरत है ऐसे में एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपनाया जाए, सब कंट्रीज़ को एक साथ आना चाहिए। एक मिलिट्री AI जो हम कहते हैं ना कि एग्जिस्टेंस है या वॉरफेयर है, उसके अंदर एक सिमिलरिटी लाने की ज़रूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको दोनों आर्टिकल्स समझ में आए होंगे। एक रिलेट था हमारे जो इन्वायरमेंटल जो डैमेजेस है उनको लेकर, वहीं दूसरा था टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो हमारे पास डेंजर्स है आसपास, उन सभी को एलिमिनेट करने की ज़रूरत बताई गई है दोनों आर्टिकल्स में। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स ऑफ द डे। आज के जो हेडलाइंस की बात करें दोस्तों, तो पहली हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन की है जो लेडी थी जिन्होंने कहा था कि मैं 26 वीक प्रेग्नेंट है एंड उनको जो अबॉर्शन है वो कराना था, बट ये एक राइट बताया गया था उनके द्वारा। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना करते हुए बताया गया है कि आप एट दिस टाइम, यानी अगर किसी लेडी की 26 वीक्स की प्रेगनेंसी हो चुकी है देन उसके बाद में वो अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। इट इज़ एक तरीके से हत्या होगी उस बच्चे की भी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने मना किया है इस चीज़ को लेकर कि कोई भी जो औरत है या कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट है वो 26 वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं कर सकती है। क्रिकेट गेट्स अ शॉट इन द आर्म as IOC approves it for 2028 LA ओलंपिक्स। तो डियर फ्रेंड्स, क्रिकेट फाइनली जो है वो 2028 के ओलंपिक्स में इंक्लूड कर लिया गया है, और इसके साथ साथ ही 4 डिफरेंट गेम्स को भी इंक्लूड किया गया है 2028 के ओलंपिक्स में। डैनियल नोबोवा जो है 35 साल के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट है इक्वाडोर के, उन्होंने कहा है कि एक पीस रेस्टोर करने की ज़रूरत है इन द वर्ल्ड। जैसे हम देख रहे हैं ना कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो है डैनियल नोबोवा इक्वाडोर के, उन्होंने बताया कि कैसे एक रिस्टोर करने की जरूरत है पीस हमें वर्ल्ड वाइड। वहीं गगनयान की जो टेस्ट फ्लाइट है वो शुरू की जाएगी एट 7 AM ऑन 21 अक्टूबर। तो ये एक अलग माइलस्टोन है हमारे इसरो के लिए, तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन टू द टीम। तो डिफरेंस ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको सभी हेडलाइंस समझ में आए होंगी। ये थे कुछ करंट अफेयर्स भी। सो या दैट्स इट, दिस एंड्स टुडेज एपिसोड, दैट्स अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। अगर आपके कोई सजेशन है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिए अपना फेवरेट पार्ट या फेवरेट टॉपिक आपको जो लगा हो। सब्सक्राइब करिए चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए इस प्लेलिस्ट को एंड इस एपिसोड को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न के साथ, सभी के साथ इसको शेयर कीजिए डिफरेंस। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो एक बेसिक, कहते हैं ना कि एक बेसिक आपका नेचर है वो बदल देती है। तो ज़रूरत है कि आप सभी वेल बीइंग बने। तो या दैट्स इट, दिस इज़ रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ जैन एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड।